हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरप्लेन को दिखाया जाता है जो वेदर चेंजेस की वजह से एयर करंट को फेस कर रहा होता है। एयर होस्टेस सारे पैसेंजर को अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांधने के लिए बोल रही होती है। उस प्लेन में मिंग भी होती है। वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस प्लेन को लैंड करवा दिया जाता है, जिसके बाद मिंग अपने हस्बैंड लियान को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इस बात पर मिंग तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। थोड़ी देर बाद नर्स आकर उससे पूछने लग जाती है, अगर आपको कहीं भी चोट लगी है तो आप जाकर ट्रीटमेंट करा लीजिए। लेकिन मिंग बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक दूसरी नर्स उस नर्स के पास आकर बोलती है, ये लड़की ना बहुत ही ज्यादा बेचारी है, मैं काफी देर से उसे देख रही हूँ। उसने अपने पति को 10 से ज्यादा बार कॉल की है, लेकिन उसके पति ने एक बार भी कॉल अटेंड नहीं की अपनी बीवी का हालचाल जानने के लिए। इसके बाद जैसे ही मिंग घर आती है तो वो देखती है शू लिहान के कुछ ज्यादा ही करीब बैठी हुई है। मिंग को देखने के बाद शू जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलने लग जाती है, लिहान ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं उसे घर पर छोड़ने के लिए आ गई। मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा। मिंग बोलती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद शू अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिंग अपनी और लिहान की शादी की फोटो देख रही होती है जो टूट गई होती है। मिंग याद कर रही होती है पिछले 3 सालों में यही एक पिक्चर है जो हम दोनों ने साथ में ली है, और फ्लैशबैक को याद करती है जब वो दोनों इस फोटो को क्लिक करा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही दूर खड़े हुए होते हैं। तो फोटोग्राफर उन दोनों को करीब आने के लिए बोल देता है। प्रेजेंट में लिहान उसे आकर हक कर लेता है। मिंग उसे पूछती है, मैंने आज तुम्हें इतनी सारी कॉल की लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं की। वो बोलता है, आज मैं थोड़ा सा बिजी था, और उसके बाद वो शो के बारे में पूछने लग जाता है। मिंग बोलती है, वो चली गई है, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं उसे कॉल कर वापस बुला लेती हूँ। वो पूछता है, तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो? बोलता है, वैसे तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, और वो उसे सोफे पर धक्का दे देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बोलती है, मुझे योयो को स्कूल से पिक करने के लिए जाना है। लिहान बोलता है, चलो मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में उसे लेने के लिए जाएंगे। जैसे ही वो रेडी होकर नीचे आता है तो वो देखता है मिंग ने टेबल पर कोई पेपर रखे हुए हैं। वो जैसे ही उन पेपर के बारे में पूछने लग जाता है तो मिंग उसे बताने लग जाती है, ये डिवोर्स एग्रीमेंट है। ये सुनकर वो मिंग को बाहर जाने से रोक लेता है और उससे पूछता है, आखिरकार इस बात का क्या मतलब है? बोलती है, योयो के स्कूल खत्म होने में से 15 मिनट रह गए हैं, और अगर तुम मुझे ऐसे ही रोकोगे तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि 10 मिनट में मैं कार ड्राइव कर उसके पास पहुंच जाऊं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों उसके स्कूल में खड़े हुए होते हैं। लिहान उसे पूछ रहा होता है, तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है इस डिवोर्स की वजह से योयो की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? वो बोलती है, योयो मेरा बेटा है, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता, इसलिए डिवोर्स के बाद भी वो मेरे साथ ही रहेगा। लिहान तो गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन तभी मिंग बच्चों की तरफ इशारा कर बोलती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें से हमारा बेटा योयो कौन है? लेकिन लिहान तो कुछ बोल ही नहीं पाता। मिंग मन में सोच रही होती है, वाह क्या बात है, एक डैड अपने बच्चे को नहीं पहचानता, और बोलती है इसमें से कोई भी योयो नहीं है। उसके बाद वो अंदर चली जाती है जहाँ पर योयो सो रहा होता है और घर ले जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग गाड़ी से घर जा ही रहे होते हैं। तभी लिहान को शू का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है, मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे घर पर ही रह गया है। लिहान बोलता है, तुम अपना आईडी कार्ड बाद में आकर ले जाना, लगता है तुम्हें नींद आ रही है इसलिए अभी सो जाओ। उसकी बातें सुनकर मिंग सोच रही होती है, कभी ये मुझसे भी इस तरीके से प्यार से बात करता था। फ्लैशबैक को याद करती है जब एक बार वो उससे नाराज हो गई थी और लिहान उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। में वो लोग घर पहुँच जाते हैं। वो गाड़ी से उतरने लग जाती है, लेकिन लिहान उसे रोक के पूछता है, शू की चीजें कहाँ पर रखी है? मिंग बोलती है, मैंने उसका सामान फेंक दिया है। वो बोलता है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो तो एक छोटी सी लड़की है। वो बोलती है, 4 साल मैंने तुमसे प्यार किया और 3 साल हमारी शादी को हो गए, लेकिन आज तुम मुझे किसी और लड़की के लिए बुरा भला सुना रहे हो। उसके बाद वो गाड़ी से निकलती है और अपने बेटे को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाती है। मिंग जैसे ही अपने बेटे को सुलाकर रूम से बाहर आती है तो लिहान उससे पूछने लग जाता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिंग बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज पैसे से हैंडल की जा सकती है? मैंने तुमसे शादी की है, ना कि खुद को तुम्हें बेचा है। मुझे तुमसे डिवोर्स लेने का हक है।
वो बोलता है अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया ना, उसके 3 दिन के बाद भागी दौड़ी हुई मेरे पास वापस आ जाओगी। लेकिन वो बोलती है ऐसा नहीं होने वाला। लिहान बोलता है कि ये अपने फैसले को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए बोलता है अब तुम 18 साल की छोटी बच्ची नहीं रही हो, इसलिए अपना फैसला सोच समझ कर लो। तभी वो बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है और वो याद करती है जब लिहान ने उसे प्रपोज किया था तब भी ऐसे ही बर्फ पड़ रही थी। और उसे बोलता है अगर फ्यूचर में ऐसा कभी दिन आया कि तुम मुझसे परेशान हो गई हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर ऐसा दिन मैं कभी आने ही नहीं दूंगा। प्रेजेंट में जैसे ही उसके दरवाजा नॉक होता है तो दरवाजा खोलती है और सामने डायरेक्टर चैंग खड़ा होता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जो मिंग ने ही मंगाया होता है। बाद वो मिंग से उसके बारे में पूछने लग जाता है। ये जानकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसके एक्सीडेंट के बारे में सबको पता था, लेकिन उसके पति लिहान को ही नहीं पता था। चैंग बोलता है मिस्टर लिहान आज बहुत ही ज्यादा बिजी थे, शायद इसलिए न्यूज नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जैसे ही वो फ्री होंगे ना मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। लेकिन वो बोलती है तुम उसको इस बारे में कुछ भी मत बताना। चैन के वहाँ से जाने के बाद मिंग दोबारा से अपने बेटे के पास आ जाती और बर्फ देखकर विंडो के पास चली जाती है क्योंकि अभी भी बर्फ पड़ रही होती है। देखकर उसे आज का इंसिडेंट याद आया कि वो कैसे मरते मरते बची है और उसने अपने पति को कितनी ज्यादा कॉल की थी पर उसने कमर ने एक भी कॉल नहीं उठाई। साथ ही उसे लिहान का प्रपोजल याद आता है, फ्यूचर में मैं कभी भी तुम्हें रिग्रेट नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो बोल रही होती है आज मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो योयो को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। योयो पूछता है आप मुझे दोबारा छोड़कर तो नहीं चली जाओगी, क्योंकि मुझे डैड के साथ सोने में डर लगता है मॉम। मिंग बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगी। योयो को स्कूल छोड़ने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो दो लड़कियों की बातें सुनती है जो आपस में बात कर रही होती है। कल योयो के दोनों पेरेंट्स उसे पिक करने के लिए आए थे तो उसी लड़की बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा योयो के तो डैड ही नहीं है। सुनकर मिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। मेरी बेटी की लाइफ हमेशा ऐसी ही रही है जैसे कि उसका सिंगल पेरेंट ही है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो शाओ मिंग भागी हुई उसके पास आती है और बोलती है अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है। मिंग उसकी बात सुनकर जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर यिंग यिंग शोवन पर गुस्सा कर रही होती है, इतनी आसानी से तो मेरी जगह नहीं ले सकती हो। अभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और उसे समझाती है तुमने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, ऐसे कोई भी आकर तुम्हारी जगह नहीं लेगा। उसके बाद वो बाहर आती है और लिहान को कॉल करती है तुमने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत कोई और करे और वो पोजीशन तुम उठाकर किसी और को दे दो। अच्छा रहेगा तुम पर्सनल मैटर और ऑफिस के मैटर को अलग रखो। लिहान उसे शोवन के बारे में पूछता है। मिंग को याद आता है जब वो 18 साल की थी तो वो उसकी ऐसे ही केयर करता था और जब कर्जदारों से पैसा लेने के लिए आए थे तब लिहान ने ही उसे बचाया था। हेल्प करने के बदले उसने बाद में उसे ड्रिंक भी दी थी। ये सब याद आने के बाद वो उसे बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शोवन को कुछ नहीं कहूँगी। ये सुनकर लिहान फोन काटने वाला होता है लेकिन तभी मिंग बोलती है योयो 3 बार पूछ चुका है सुबह से, तुम उसको प्लेग्राउंड कब लेकर जाओगे। तुम्हें बच्चों से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए जिन्हें तुम पूरा ही ना कर पाओ कि वो बच्चा तो तुम्हारे वादों को सीरियसली ले लेता है। इसके बाद डायरेक्टर चैन उसके पास आता है। वो बोलता है ये फाइल मैडम ने दी है, उसमें डिवोर्स के पेपर होते हैं। उन पेपर्स को देखकर लिहान तो सोचने लग जाता है आखिरकार ये औरत करना क्या चाहती है। इधर मिंग जैसे ही ऑफिस के अंदर आती है तो उसके सामने शोवन आ जाती है। मिंग बोलती है तुमने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन अच्छे कपड़ों से काम अच्छे नहीं हो जाते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम कर नहीं रही हो। शोवन बोलती है मैं अभी जवान हूँ और मैं अभी सीख भी रही हूँ, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मिंग उसे बोलती है अगर तुम बाकी चीजों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शोवन वहाँ से चली जाती है तो डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। उसे बोलते हैं जब तुम बिजनेस ट्रिप पर चली गई थी ना तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन तुम अब वापस आ गई हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद मिंग जैसे ही घर पर पहुँचती है तो वो देखती है योयो सोफे पर सो रहा है, तो वो योयो को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। लिहान उसे रोक देता है और वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। आज जब मैं अपने बेटे को लेने के लिए गया ना स्कूल तो वो अकेला ही था स्कूल में। अगर आज मैं अपने बेटे को पिक करने ना जाता और उसे कुछ हो जाता तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लेती। वो बोलती है योयो जिस स्कूल में जाता है ना वहाँ पर टीचर उसके पेरेंट्स के अलावा उसे किसी के भी हवाले नहीं करती, लेकिन योयो का ना तुम्हारे साथ रहना काफी ज्यादा डेंजरस है।
और अगर किसी बात का गुस्सा तुम मुझ पर निकालना चाहते हो ना, तो ऐसे ही बोल दो, बीच में योयो को लाने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है, योयो मेरा भी तो बेटा है। मिंग बोलती हो, अच्छा याद आ गया, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता तो है नहीं? आखिरकार तुमने उसके साथ कितना ही टाइम स्पेंड किया है, तुम्हें तो उसकी एलर्जी के बारे में भी नहीं पता। तुम्हारे बगैर हम माँ बेटा अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। लिहान बोलता है, मैं समझ गया, ये सारी बातें तुम डिवोर्स की बात करने के लिए ही तो कर रही थी, सीधा बोल देती ना। तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो ले सकती हो, पर योयो तो मेरे साथ ही रहेगा। वो बोलती है, योयो कोई टूल नहीं है, वो एक इंसान है, इसलिए उसे इंसान की तरह ट्रीट करो। उनकी आवाजें सुनकर योयो भी उठ जाता है और जैसे ही देखता है उसकी मोम रो रही है तो वो लिहान को हिट करने लग जाता है। डैड, आप बहुत ही ज्यादा गंदे हो, आपने मोम को रुलाया है। मिंग उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे सुलाने के लिए अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद मिंग बाहर आकर बोल रही होती है, मुझे मालूम है तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्यों योयो तुम्हारा बेटा है, तुम तो बस उसे इसलिए लेना चाहते हो ताकि फ्यूचर में वो तुम्हारा फैमिली बिजनेस संभाल सके। लिहान बोलता है, चाहे कुछ भी हो, योयो मेरे पास ही रहेगा। वैसे भी पैसे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो ना। उसकी ये बात सुनकर मिंग को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन लिहान उसे रोक लेता है। मिंग बोलती है, मैंने 4 साल तुम्हारे साथ सिडनी में गुजारे थे, लेकिन लगता है तुम्हारी हर बात झूठी थी। लिहान उसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे शुवोन की कॉल आ जाती है। ये देखकर मिंग तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिहान शुवेन के साथ कार में होता है। शुवेन बोलती है, क्या तुम मुझसे आज की बात पर गुस्सा हो? मैं तो बस मिंग के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही थी। लिहान बोलता है, तुम्हें उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बोलकर वो उसे अपने आईडी कार्ड के बारे में पूछने लग जाती है। ये सुनकर उसे पसीना आ जाता है। ये देखकर चैन बोलता है, क्या मैं एसी ऑन कर दूं? लेकिन लिहान तो शुवन को कार से उतर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि बाहर वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड थी। इधर मिंग अपने काम पर होती है। यून उसके लिए कुछ खाने के लिए फ्रूट्स लेकर आता है। मिंग देखती है उसके बालों पर कुछ पत्ते लग गए हैं, तो वो उसके पत्ते उतारने लग जाती है, जिसमें से लिहान बाहर आता है। डायरेक्टर लू उसे बोल रहा होता है, लिहान तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, इसलिए तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन लिहान को फ्लैशबैक याद आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है डायरेक्टर ज़ियाओ आकर लिहान को बताता है, सिडनी में मिंग अपने कलीग यून के साथ थी और उसने वहाँ पर उसी के साथ शूटिंग की थी। बजट में वो बोल रहा होता है, शुवन कहाँ पर है? मैं यहाँ पर उसके लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर शुवन भी आ जाती है। वो देखता है शुवन के हाथ पर चोट लगी हुई है। उसके पूछने पर शुवन बताती है, मेरे हाथ पर कैमरा गिर गया था। ये सुनकर वो गुस्सा करने लग जाता है, किसी को यहाँ पर इसकी परवाह नहीं है जो इसकी बैंडेज भी नहीं करवाई। तभी मिंग आकर बोलती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुम शुवन को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, इसलिए फ्यूचर में हम लोग ख्याल रखेंगे। इसके बाद ये सब लोग लंच करने के लिए बैठे हुए होते हैं, पर लिहान सारी डिशेस चेंज कर देता है क्योंकि शुवन को चोट लगी थी और वो ये सारी डिशेस को खा नहीं सकती थी। मिंग बोलती है, सभी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ शुवन के लिए बाकी सभी लोग खाने का इंतजार और नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, अगर शुवन वो खाना नहीं खा सकती है तो वो अपने लिए कुछ अलग से बनवा ले। शुवन तो अच्छे बनने की नौटंकी करने लग जाती है, मैं ये सब खा लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सभी लोग खाने लग जाते हैं तो लिहान डायरेक्टर लू को बोलने लग जाता है, शुवन नहीं है इसलिए आप इसको ऐसा कोई काम मत दीजिए जिससे की वजह से ये हर्ट हो जाए। ये सुनकर यून बोलता है, जब मिंग ने कंपनी ज्वाइन की थी ना तो उसे तो इससे भी ज्यादा मुश्किल काम दिया गया था। इवन वो शूटिंग के दौरान माउंटेन के अंदर फंस गई थी, जिसकी वजह से उसे फीवर भी हो गया था और वो पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट रही। मिंग उसे चुप करा देती है और उसे खाने के लिए एक श्रिम्प दे देती है। जैसे ही वो देखती है उसके पति ने तो मुंह सड़ा लिया है, तो वो उसकी प्लेट में भी एक श्रिम्प रख देती है और वो यून की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। ये देखकर लिहान तो सोचने लग जाता है, पता नहीं इसने लास्ट टाइम ऐसे कब स्माइल किया था। शुवन तो जेलस होकर मिंग के हाथ पर चाय गिरा देती है। इसके बाद यून और लिहान जल्दी से खड़े होकर उसका हाथ देखने लग जाते हैं तो डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी करने लग जाता है। शुवन ये दूर से देख रही होती है और सोच रही थी, जब मेरे चोट लगी थी तो मुझे तो ऐसे मलहम पट्टी नहीं कराई गई, लेकिन देखो जरा इस मैडम के लिए सिटी का बेस्ट डॉक्टर बुलाया गया है जरा सी चोट के लिए। शुवन वहाँ पर आकर ड्रामा करने लग जाती है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। यून बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इसने जानबूझकर खुद ही चाय गिरा ली अपने हाथ पे ताकि ये तुम्हें ब्लेम कर सके। और लिहान को सुनाने लग जाता है, जब इसे माउंटेन में फीवर चढ़ गया था तो 1 हफ्ते तक ये हॉस्पिटल में थी।
लिहान ने इसकी केयर करने की जगह उल्टा इसे डांट दिया था। तुम अपने बच्चे को छोड़कर ऐसे ही चली गई। लेकिन मिंग तो उसे चुप करा देती है और बोलती है इसमें शिवन की कोई गलती नहीं है, चाय मेरे हाथ पर खुद ही गिर गई थी। ये बोलकर वो यून के साथ वहाँ से चली जाती है। शुवन लिहान को बोलती है तुम भी चलकर कुछ खा लो ना। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है तुम अपनी शादी के बीच में किसी तीसरे को मत आने दो, वरना बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। लेकिन लिहान उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर डायरेक्टर लू से बोल रहे होते हैं तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, इसलिए तुम घर जाकर आराम कर लो, आज का काम मैं खुद ही देख लूंगा। इसके बाद मिंग जैसे ही घर पर पहुंचती है तो योयो उसे देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी मोम को चोट लग गई थी, इसलिए वो अपनी मोम को सूप पिलाने लग जाता है। लेकिन फिर रोने लग जाता है। मोम आपको दर्द हो रहा होगा ना। अभी लिहान आकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लड़के रोते नहीं हैं। योयो बोलता है डैड आप बहुत ही बैड हो, और वहाँ से भाग जाता है। मिंग भी उसे डांटने लग जाती है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, तुम किसी और जगह का गुस्सा अपने बेटे पर आकर मत निकाला करो। वो बोलता है तुम उस यून के कुछ ज्यादा ही करीब थी, अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो पता नहीं तुम दोनों क्या ही करते। ये सुनकर मिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे एक चाटा ही दर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने काम से जा रही होती है, तभी लिहान उसे रोक कर बोलता है ओह तो तुम उस यून को इतना ज्यादा पसंद करती हो कि इतनी सुबह उससे मिलने के लिए जा रही हो। बोलती है पहले तुम इस घर में एक लड़की को लेकर आए और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। लिहान बोलता है तो तुम डिवोर्स इस वजह से लेना चाहती हो। मिंग बोलती है तो डिवोर्स की ये वजह काफी नहीं है क्या। उसे शुवन की कॉल आ जाती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता और मिंग को बोलता है मैं तुम्हें एक और महीना दे रहा हूँ, अगर एक महीने में तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम हमेशा मेरी वाइफ बनकर रह सकती हो। लेकिन वो तो फिर भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिहान शुवन के साथ कार में बैठा हुआ होता है। लिहान उससे उसके डैड के बारे में पूछ रहा होता है। शुवन बताती है वो बस मुझे पैसे देने के लिए आते थे, अब वो अपनी वाइफ के साथ कहीं और चले गए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिहान ने शुवन को 3 मिलियन पे किए होते हैं और बोलता है तुम्हें मेरे साथ एक एक्टिंग करनी है। शुवन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। पहली बात ये कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, और दूसरी बात ये कि मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, इसलिए मैं क्या चाहती हूँ ये तो तुम अच्छे से जानते हो। इधर मिंग जैसे ही घर आती है तो योयो उसे हक कर लेता है। नैनी उसे बोलती है मुझे योयो यंग मास्टर को लेकर ओल्ड हाउस जाना पड़ेगा। ये सुनकर मिंग को बुरा लगता है क्योंकि उसे इनवाइट नहीं किया गया था। उसको मालूम था उसकी मदर इन लोग को उसका वहाँ पर आना पसंद नहीं है। इसके बाद वो फिर से ऑफिस जाने लग जाती है। तभी डायरेक्टर जियाओ आ जाता है और बोलता है मैं आपको ओल्ड हाउस ले जाने के लिए आया हूँ। वो जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसके लिए कोई मुसीबत भी खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही ओल्ड हाउस में आती है तो ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बाई का तो उसको देखकर मुंह ही बन जाता है। तभी योयो भागता हुआ आता है और वो बाई की जगह पर अपनी मोम को हक कर लेता है। तभी मिसेस ली भी वहाँ पर आ जाती है। मिंग उन्हें एक नेकलेस गिफ्ट करती है। मिसेस ली बोलती है भला इस उम्र में मैं क्या ये नेकलेस पहनते हुए अच्छी लगूंगी, और वो नेकलेस अपनी नैनी को दे देती है। ये देखकर मिंग को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बोलती है ठीक है, नैनी सारा दिन योयो का ख्याल रखती है तो ये गिफ्ट तो उनके लिए बनता ही है। इसके बाद बाई योयो के साथ खेल रही होती है तो मिसेस ली बोलने लग जाती है ऐसा लग रहा है जैसे कि योयो बाई का ही बेटा हो। मिंग बोलती है जरा सोच कर बात करो सासू मॉम, वैसे भी आपका बेटा हमेशा बाहर ही रहता था, अगर ये बात किसी ने सुन ली ना तो ये ली फैमिली की रेपुटेशन और बाई के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो योयो को खेलने के लिए बाहर ले जाती है। मिसेस ली बोलती है इसे अचानक से क्या हो गया है। बाई बोलती है जब से ये बिजनेस ट्रिप से वापस आई है ये काफी ज्यादा बदल गई है। थोड़ी देर बाद लिहान भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सभी लोग डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी लिहान को किसी की कॉल आने लगती है तो वो उठकर जा रहा होता है। उसकी मोम उस पर गुस्सा करने लग जाती है, अभी तो तुम यहाँ पर आए थे और अभी यहाँ से जा रहे, लेकिन लिहान तो उन्हें इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। मिसेस ली तो मिंग पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हें तो अपने हस्बैंड की फिक्र ही नहीं है। वो बोलती है मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत, वैसे भी हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। इसके बाद मिंग योयो के पास आती है। योयो से पूछने लग जाता है क्या मेरे डैड
मुझसे प्यार नहीं करते। वो उसे समझाती है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बस वो काम की वजह से बिजी हैं। जब मैं सिडनी गई थी ना तो लिहान ने ही तुम्हारा ध्यान रखा था। ये सुनकर योयो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग अपनी फ्रेंड को बता रही होती है मैं डिवोर्स ले रही हूँ। ये बात सुनकर उसकी दोस्त तो हैरान हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिंग सिडनी में होती है और उनके रिलेशन को 4 साल हो गए होते हैं। वो लिहान को कॉल कर रही होती है पर वो कॉल अटेंड ही नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है तो बोलता है मैं अभी बिजी हूँ। उसके बाद वो लिहान को ढूंढने के लिए कैफेटेरिया में चली जाती है जहाँ पर उसके साथ यून बैठा हुआ होता है। यून लिहान को बोल रहा होता है तुम उसे कब बताओगे कि तुम ली फैमिली के बेटे हो। वो बोलता है उसे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। यून बोलता है इसका क्या मतलब, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते हो। मिंग इतनी ही बात सुनकर रोते हुए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है जो उससे पैसे मांग रही होती है। अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगी तो हम लोग तुम्हारी ग्रैंडमा की एशेस को फेंक देंगे। सुनने के बाद उसे फौरन चाइना वापस आना पड़ता है। प्रेजेंट में फ्रेंड बोल रही होती है अगर तुम उस वक्त प्रेग्नेंट ना होती तो तुम दोनों की कभी शादी भी ना होती, आज ये सब कुछ भी ना होता। लेकिन आज अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो अपने पति से तो मैं इसमें तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। वो बोलती है लेकिन ली फैमिली इतनी आसानी से मुझे योयो की कस्टडी नहीं देगी। फ्रेंड बोलती है इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब तुम्हारे पास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मिंग को जैसे ही पता चलता है लिहान उसके बेटे को अपने साथ अपने घर ले गया है तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है। लिहान से पूछने लग जाती है तुम इतनी जल्दी योयो को स्कूल से क्यों लेकर आ गए। वो बोलता है मेरा भी अपने बेटे पर कुछ हक है, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। तभी मिंग की नजर योयो पे पड़ती है जो पिज्जा खा रहा होता है। इस वजह से उसे एलर्जी हो रही होती है। मिंग उससे पूछने लग जाती है तुमने योयो को खाने के लिए क्या दिया है, क्या तुम्हें नहीं मालूम योयो को पाइनएप्पल से एलर्जी है। ये तो बच्चा है लेकिन तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था ना। उसके बाद वो जल्दी से योयो को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो डॉक्टर को बोलती है योयो ने एक बार पहले भी गलती से पाइनएप्पल खा लिया था लेकिन तब उसका ऑपरेशन करना पड़ा था, तो क्या आपकी बार भी ऐसा कुछ होगा। डॉक्टर बोलता है ये तो हम चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। वहाँ पर लिहान अपनी मॉम और भाई को लेकर भी पहुँच जाता है। डॉक्टर बोलता है आप लोगों को पेपर पर साइन करने होंगे क्योंकि हमें उसके पूरे चेकअप के लिए ऑपरेशन रूम में लेकर जाना होगा। लिहान जल्दी से साइन कर देता है और उसके बाद मिसेस ली मिंग पर गुस्सा करने लग जाती। कैसी माँ हो जो अपने बेटी का ख्याल ही नहीं रख सकती हो। पहले तो तुम योयो को 2 महीने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी और अब इस बार तुमने उसे हर्ट कर दिया है, इसलिए तुम योयो को अपने साथ रखना डिजर्व ही नहीं करती हो। मिंग लिहान की तरफ घुरते हुए बोल रही होती है जिसने मेरे बेटी को हर्ट किया है वो सच में उसे अपने साथ रखना डिजर्व नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिसेस ली अपने बेटे से पूछने लग जाती है उसके कहने का क्या मतलब था, क्या तुमने उसे हर्ट किया है। लिहान उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वो भी मिंग के पीछे चला जाता है और मिसेस ली तो वहाँ पर बैठकर रोने लग जाती है। लिहान जैसे ही घर पर आता है तो वो देखता है मिंग उसके बेटे की सारा सामान पैक कर रही है। इस शांत हो जाओ, ऐसे गुस्से में डिसीजन मत लो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो योयो का सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन में लिहान हॉस्पिटल के रूम में आता है तो वो देखता है मिंग वहीं पर सो रही है। मिंग को कवर करने लग जाता है तो मिंग नींदों में ही बोल रही होती है तुमने आने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर दी। तभी लिहान की नजर अपने हाथ में बंधे हुए ब्रेसलेट पर जाती है जो कि उसे मिंग ने ही दिया होता है। ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उस टाइम पर वो बॉक्सिंग करता था। इसी ब्रेसलेट की वजह से वो बॉक्सिंग मैच जीत भी जाता है। सब याद कर वो स्माइल कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर यून आ जाता है। ये देखकर लिहान को लगता है मिंग उसका नहीं बल्कि यून का इंतजार कर रही थी। मिंग यून के साथ बाहर आ जाती है। यून उससे उसके बेटे की हेल्थ के बारे में पूछने लग जाता है। वो बोलती है वो ठीक है। अभी लिहान बोलने लग जाता है मेरी मॉम और नैनी आकर योयो का ख्याल रख लेगी, इसलिए तुम घर जाकर रेस्ट करो। लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद वो दोबारा से अंदर जाने लग जाती है। लिहान उससे पूछता है क्या हमारा डिवोर्स लेना जरूरी है। वो बोलती है क्या तुम्हें मालूम है योयो ने होश में आने के बाद सबसे पहली बात क्या कही थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो योयो के साथ बैठकर रो रही होती है तभी उसके बेटे को होश आ जाता है। तभी योयो को होश आ जाता है और बोलता है मॉम रोने की क्या बात है, अगर मैं मर जाता तो दूसरा योयो आप पैदा कर लेती। प्रेजेंट में वो बोल रही होती है योयो तुम्हें किसी बात के लिए ब्लेम नहीं कर रहा था पर तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए क्या तुम उसके डैड बनने के लायक हो। उसके बाद लिहान सैड होकर घर चला जाता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है
मिंग खुश होकर टेबल पर खाना लगा रही है। वो खुश होकर उसके पास जाता है और जैसे ही वो डिश को उठाने लगता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। के बाद वो देखता है कि मिंग उसे बुक पढ़ने के लिए सोफे पर बुला रही है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो मिंग वहाँ से भी गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिहान को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो बोलता है अब तुम्हें इतना ज्यादा रिग्रेट क्यों हो रहा है? शादी के बाद तुमने ही अपनी वाइफ को इग्नोर किया था। बोलता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मिंग ही थी जिसने मेरे पैसे से प्यार किया था। उसका फ्रेंड बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि तुम अपने रिश्तों को ठीक कर सको? करने के बाद लिहान डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। सीन में इन दोनों का डिवोर्स हो चुका होता है। वो बोलता है अगर घर ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। बोलती है मैंने अपने लिए घर ढूंढ लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। लिहान उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो बोलती है मुझे मालूम है तुम बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो, इसलिए फ्यूचर में अगर मुझे तुमसे कोई भी काम होगा तो मैं डायरेक्टर चैन को बता दूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसके बाद मिंग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है और डायरेक्टर चैन उसके लिए एक नई नैनी लेकर आया होता है। वो नैनी से मिलने के बाद डायरेक्टर चैन से पूछ रही होती है तुम अभी भी मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो? डायरेक्टर जियाओ बोलता है आप मेरे लिए हमेशा मैडम ही रहोगी, अगर 3 साल पहले आपने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं इस जगह पर कभी ना खड़ा होता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है डायरेक्टर चैन पर जब झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो वो बोलती है जब तुमने गलती नहीं की है तो किसी से माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। इधर बाई आकर मिसेस ली को बताती है आपका फेवरेट खाना होटल वालों ने प्रिपेयर किया है, जिसके बाद मिसेस ली वहाँ पर डिनर रख लेती है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। वेट्रेस आकर बताती है आज का खाना मिसेस मिंग के कहने पर स्पेशली आपके लिए तैयार करवाया गया था, उन्होंने हमें बहुत पहले ही ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद वहाँ पर चाय आती है। मिसेस ली चाय पीकर बोलती है इसमें क्या स्पेशल है, ये मामूली सी चाय ही तो है। ये सुनकर लिहान तो वहाँ से उठकर जाने लगता है। मिसेस ली उसे बोलने लग जाती है हम लोग यहाँ पर डिनर पर आए हैं, अभी किया भी नहीं, तुम जा कैसे सकते हो? लिहान बोलता है खाना ही तो है, अगर नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिसेस ली बोलती है अगर इसका उससे डिवोर्स हो गया है तो इसमें हमारी क्या गलती है, ये हम पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? इधर लिहान को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं और मिंग उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए वो कॉल कर सारा खाना पैक करने के लिए बोल देता है। इधर मिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड और यून के साथ मिलकर अपने सारे घर को सेट कर रही होती है। उसकी फ्रेंड गलती से लिहान का नाम ले लेती है, जिसकी वजह से मिंग पहले तो चुप हो जाती है लेकिन उसके बाद अपनी फ्रेंड को डांटने लग जाती है। तभी यून भी उसके पास आ जाता है। ये सब लोग साथ में बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लिहान जैसे ही दूर से ये नजारा देखता है तो वो लंच बॉक्स वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। इसी में मिंग एक मीटिंग अटेंड करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है। थोड़ी देर में लियान भी वहाँ पर आ जाता है। डायरेक्टर लोग पूछने लग जाते हैं इसका मूड क्यों ऑफ है? मिंग बोलती है मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। तभी क्लाइंट मिंग को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। मिंग पीने ही वाली होती है पर यून उसे रोक कर बोलता है इसकी जगह पर मैं पीऊंगा। क्लाइंट समझ जाता है लिहान अब मिंग को पसंद नहीं करता, इसलिए वो सिचुएशन को डिफिकल्ट बनाने के लिए बोल देता है एक गिलास से क्या होगा, तुम्हें 3 गिलास पीने होंगे। यून ऐसा ही करता है लेकिन मिंग उसे आखिरी गिलास पीने से रोक देती है और लिहान को बोलती है अगर तुम मुझे पसंद नहीं भी करते हो तो तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहान बोलता है लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है मैडम। के बाद मिंग यून को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद यून तो वो मीटिंग करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिहान भी आ जाता है और मिंग को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन वो अपना हाथ उससे छुड़वा लेती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि अब तुम मुझे कंट्रोल कर सको। उसके बाद वो यून को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिहान को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलती है तुम मिंग से बात करो, जिसके बाद वो मिंग को मैसेज करता है न्यू ईयर के लिए तुम योयो को हमारे घर पर छोड़ जाना। नेक्स्ट में मिंग अपने ऑफिस में होती है और काम के बारे में डिस्कस कर रही होती है। अभी शाओमिंग आकर उसे बोलती है मैंने आपके और योयो के लिए फ्रंट सीट रिजर्व करवा दी है। वो बोलती है तुम मेरे लिए एक और सीट रिजर्व करवा दो। ये बोलकर मिंग तो वहाँ से चली जाती है। तभी यून वहाँ पर आ जाता है। शाओमिंग उसे बोलती है भले ही मिंग ने डिवोर्स ले लिया है पर पक्का ये सीट उसने लिहान के लिए ही रिजर्व करवाई होगी क्योंकि वो उसके बच्चे का डैड जो है।
ये सुनकर यून तो सैड हो जाता है। इसके बाद वो बैठकर काम कर रही होती है। तभी यून उसके पास फूड रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिंग स्माइल करते हुए उस पैकेट को खोलकर खाने लग जाती है। शू वॉन उसके पास आती है, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद मिंग उसे अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर आ जाती है। शूवन बोलती है बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें रिप्लेस कर मिसेस ली बन जाऊंगी। वो बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन चीजों को तुम चाहती हो मुझे अब उनसे कोई मतलब नहीं है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ऑफिस में तुम एक नई इंटर्न हो। एक तो तुमने बिना बताए छुट्टी ली, ऊपर से तुमने अपना काम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करती हूँ। उसके बाद यून सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है ताकि वो लोग शोवन को वहाँ से ले जाए। शोवन उसे बोलती है मुझे मालूम है तुम मिंग को पसंद करते हो, लेकिन मिंग तो लिहान को पसंद करती है। तुम मेरे साथ डील कर लो, उसके बाद हम दोनों ही अपने प्यार को हासिल कर सकेंगे। वो बोलता है जानवर और इंसान में यही फर्क होता है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाला। सिक्योरिटी गार्ड्स आकर शोवन को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद यून मिंग से कुछ पूछने के लिए आता है, लेकिन तभी नैनी वहाँ पर योयो को लेकर आ जाती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि तीसरी सीट मिंग ने नैनी के लिए बुक कराई थी। उसके बाद मिंग अपना काम खत्म कर ऑफिस से बाहर आती है। अपने कलीग्स को बोलती है तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मेरे पास कुछ डम्पलिंग्स रह गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने लिहान खड़ा होता है। उसके बाद वो उसके पास आती है, बोलती है नैनी योयो को घर ले गई है, इसलिए वो योयो को लेकर जा सकता है। लिहान पूछता है तुम नहीं आओगी क्या? वो मना कर देती है। उसके बाद वो एक लंच बॉक्स उसे दे देती है और बोलती है योयो को डम्पलिंग पसंद है, इसलिए ये बॉक्स तुम उसके लिए ले जाओ। उसके कलीग पीछे से उसे आवाज देने लग जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिहान अपने घर में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है। अपने फ्रेंड को ड्रिंक करने के लिए अपने पास बुला रहा होता है, लेकिन वो बोलता है डिवोर्स तुम्हारा हुआ है, इसलिए तुम्हें एक कोने में छुपकर रोना चाहिए। इसके बाद लिहान ड्रॉर्स खोलकर देखने लग जाता है तो उसे पता चलता है वहाँ पर उसकी और मिंग की कोई फोटो नहीं है। जिसके बाद वो डायरेक्टर जियाओ को कॉल कर पूछने लग जाता है। डायरेक्टर जियाओ उसे बताता है मिंग ने जाने से पहले सारी फोटोज फिकवा दी थी। सुनकर वो बैठकर रोने लग जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा जालिम निकली। नेक्स्ट सीन में शोवन ऑफिस में डायरेक्टर लू के सामने बैठी हुई होती है। एक्चुअली में वो वहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई होती है। उसे देखकर बाकी कलीग्स को सिर्फ करने लग जाती है, क्या इस जैसी लड़की के लिए मिस्टर लिहान ने मिंग को डिवोर्स दिया है। सुनकर वो मिंग के पास जाती है और बोलती है आखिरकार तुमने ऐसे कौन से ट्रिक यूज किए थे जो सभी लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मिंग बोलती है मैं तुम जैसी लिटिल गर्ल से कभी कम्पीट करना ही नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में शू वॉन लिहान के सामने बैठी हुई होती है। वो बोलती है तुम इतने टाइम तक मेरे साथ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो बोलता है ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ मिसेस ली अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उन्हें कार्ड खेलने के लिए बुला रही होती है, लेकिन वो बहाना बनाकर कॉल कट कर देती हैं। मिसेस ली बोलती है जब हमारे अच्छे दिन चल रहे थे तो सब लोग हमारे आगे पीछे घूमते थे, हमारी फैमिली में जरा सी प्रॉब्लम क्या आई, सभी लोग हमसे नस्लें फेरना चाहते हैं। भाई बोलती है ऐसे लोगों की वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं। मिसेस ली पास पड़ा हुआ स्नैक उठाकर खाने लग जाती है और बोलने लग जाती है ये इतना ज्यादा मीठा क्यों है। भाई बोलती है पहले सारे स्नैक्स मिंग ही अरेंज किया करती थी, इस बार वो यहाँ पर नहीं है इसलिए ये गलती हो गई। तभी योयो भागता हुआ उनके पास आ जाता है और उनके गले लग जाता है। मिंग उन्हें मिठाई और गिफ्ट देती है और योयो को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अभी लिहान भी भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है। बाई उसे बताती है मिंग अभी घर से गई है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे भागता है, लेकिन मिंग उसे कहीं भी नजर नहीं आती। इधर काम खत्म होने के बाद मिंग अपनी फीमेल कलीग्स को बोल रही होती है रात ज्यादा हो चुकी है, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे चाबी ले लेती है और बोलती है तुम फिक्र मत करो, इन्हें मैं घर छोड़ दूंगी। इसके बाद मिंग घर आ जाती है और काम करने लग जाती है। तभी उसे फील होता है कि उसके घर पर कोई है। वो किसी को कॉल करती उससे पहले वहाँ पर यून आ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यून बोलता है मुझे लगा तुम बोर हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया। अगले दिन वो एक होटल के डेस्क पर खड़ी हुई होती है। अभी एक आदमी आकर वेटर को कॉफी का ऑर्डर देता है और फिर वो मिंग को देखकर बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। मिंग उसके साथ चली जाती है तो पीछे से उसकी फ्रेंड आ जाती है और वेटर से पूछने लग जाती है वो आदमी कौन है। वेटर उसे सारी बात बता देता है। मिंग की फ्रेंड बोलती है जब तुम उसे कॉफी देने जाओ तो ध्यान रखना। बाद में मिंग को एक रूम में लेकर आ जाता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन मिंग बहुत ही शांत बैठी हुई होती है क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये शू चंगलिंग है। दूसरी तरफ लिहान को
मिंग की बेस्ट फ्रेंड कॉल करती है और बताती है मिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। और वो मिंग को बोल रहा होता है तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। वो बोलती है मुझे पकड़कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और मुझे कुछ मिलेगा या नहीं ये तो थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा। थोड़ी देर में वहाँ पर लिहान भी पहुँच जाता है। उसको देखकर चंगजी बोलता है तुम तो कह रहे थे तुम अपनी वाइफ की केयर नहीं करते और तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो फिर तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। लिहान उसे अपनी बातों में लगा लेता है जिसकी वजह से डायरेक्टर जाओ आकर उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर लिहान पर गुस्सा करने लग जाती है तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है। अगर आज की बात तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड को कोई भी दिक्कत हुई ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जो कि उसका फ्रेंड भी होता है वो उसकी हाथ की पट्टी कर रहा होता है। मिंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ के बारे में पूछने लग जाती है। इधर यो नैनी से पूछ रहा होता है मेरे मॉम डैड अब साथ में क्यों नहीं रहते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं? तभी वहाँ पर लिहान भी आ जाता है। यो पूछता है डैड मॉम आपके साथ अब क्यों नहीं रहती हैं? क्या वो आपसे गुस्सा है? लिहान बोलता हाँ ऐसा ही है, तुम्हारी मॉम मुझसे नाराज हो गई है। यो बोलता है तो आप मॉम को मना क्यों नहीं लेते हो, वो आपको जरूर माफ कर देंगी क्योंकि मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। पर अगर आपने मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो मुझे आप नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही रह लूंगा। नेक्स्ट सीन में लिहान अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल कर बोलता है मेरे साथ आकर ड्रिंक कर लो। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है पागल हो गए हो जो डॉक्टर से ऐसी बात कर रहे हो। अभी उसका डॉक्टर फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और पूछता है क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिहान के फ्रेंड उससे पूछ रहे होते हैं तुम बॉक्सिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, तुम जाकर अपना फैमिली बिजनेस भी इनहेरिट कर सकते हो। लिहान बोलता है मुझे अपने फैमिली बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब कुछ सिर्फ मिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसे एक अच्छा घर दे सकूँ। और वो उसको प्रपोज करने का सोच रहा होता है लेकिन तभी उसे मिंग की कॉल आती है। वो उसे बोलती है मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है तुमने कभी भी मिंग से इस बारे में डायरेक्टली कुछ भी पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, ये उसने ऐसा क्यों किया था। वो बोलता है हाँ वो गलत था पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है मेरी एडवाइस मानो तो तुम उसे और खुद को जाने दो। दूसरी तरफ नैनी मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही होती है। तभी मिसेस लू से बोल रही होती है तुम सब कुछ फ्रेश लेकर आना। भाई बोलती है आप ऐसा क्यों कर रही हो, मिंग खुद अपने बेटे को पिक करने के लिए नहीं आने वाली। लेकिन मिसेस ली तो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। मुझे मिंग से पूछ लेना चाहिए था उसे क्या पसंद है, मैं खुद जाकर उसके लिए खाना बनाती। ऐसे ही मिंग अपने बेटे को पिक करने के लिए आती है तो मिसेस ली उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देती है। मैं अभी भी आपको अपना बड़ा ही मानती हूँ लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो योयो को लेकर वहाँ से चली जाती है और मिसेस ली तो बस रोती रह जाती हैं। लिहान भी घर पर आ जाता है। मिसेस ली उसे बोलती है हम लोगों ने मिंग के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, अब चाहे हम जो मर्जी कर ले पर सब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वो सैड होकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी लिहान को कोई वीडियो सेंड करता है जिसमें सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और वो लोग मिंग के फेस पर केक लगाने वाले होते हैं लेकिन यून उसे ब्लॉक कर लेता है। देखने के बाद वो गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है अब मैं हर हाल में मिंग को वापस हासिल कर ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में यो यून के साथ बहुत सारी चीजें लेकर आ जाता है। मिंग बोलती है मैंने आपको कहा था ना आप अंकल से इतनी सारी चीजें मत लेना। यो बोलता है अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं अभी सारी चीजें वापस कर दूंगा। यून बोलता है ये तुम्हारे अंकल ने बड़े प्यार से तुम्हें दी है इसलिए तुम मुझे वापस नहीं कर सकते हो। तभी यून को उसके भाई की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी भी काफी अच्छी है। सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी तो उसे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में लिहान एक आदमी के साथ होता है। वो उससे मिंग का रूम पूछ रहा होता है लेकिन वो बताने से मना कर देता है लेकिन लिहान जैसे ही उसे अपनी फेवरेट कार गिफ्ट कर देता है तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लिहान को लेकर मिंग के दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है और लिहान तो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि उसने बहुत ही ज्यादा पी रखी थी। मिंग बोलती है हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है इसलिए आप इसे लेकर कहीं और चले जाइए। वो आदमी मिंग को बहुत ही ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा होता है प्लीज आप इसे अपने रूम में ले लीजिए लेकिन वो बोलती है डिवोर्स हो गया है ना, मैंने बताया तो है इसलिए मैं इसे अपने रूम में नहीं लेकर जा सकती लेकिन अगर तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक की है। सुनकर वो बोल देता है मुझे तो ऐसा लिहान नहीं करने के लिए बोला था।
जिसके बाद मिंग उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। के बाद वो आदमी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई और फ्री रूम ढूंढ दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यून भी आ जाता है और लिहान को बोलता है मेरे भाई की जॉब तुमने ही लगवाई है ना। लिहान अनजान बनने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन यून बोलता है तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। लिहान उसे एक फोटो दिखाता है जो उसकी किसी कलीग के साथ होती है। यून बोलता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मैं अपनी कलीग की हेल्प कर रहा था, वैसे भी मिंग ने तो तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। और फिर ये दोनों मिंग को लेकर लड़ने लग जाते हैं। तभी मिंग दरवाजा खोलती है और लिहान को बोलती है मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग होती है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अपनी जिंदगी ना सुकून से गुजारने दो। के बाद वो दरवाजा बंद कर लेती है और रोने लग जाती है। अगले दिन वो होटल से जा रही होती है। यून भागता हुआ उसके पास आता है और उससे पूछने लग जाता है तुमने डायरेक्टर की पोजीशन क्यों छोड़ दी? अगर ये पोजीशन तुम्हें मिल गई तो ली फैमिली कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वो बोलती है मुझसे ज्यादा वो पोजीशन तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम काफी टाइम से उस पोजीशन के लिए हार्डवर्क कर रहे हो। वैसे भी मैं तो बस अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलती है डिवोर्स के बाद मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा भी है। वो बोलता है लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंग बोलती है पर मुझे तो पड़ता है ना, मैंने तुम्हें हमेशा अपना फ्रेंड समझा था, इसलिए आगे भी हम दोनों बस दोस्त ही रहेंगे। उसके बाद यून उसे लास्ट टाइम हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिंग वर्क कर रही होती है। तभी डायरेक्टर लू एक नई आर्टिस्ट शाओ को उसके पास लेकर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिंग देखती है शाओ ने तो हर किसी को अपने पीछे लगा रखा होता है और उनसे अपना काम करवा रही होती है। मिंग उसे आकर बोलती है अगर तुम कुछ लेना चाहती हो तो खुद भी ले सकती हो ना, क्योंकि स्पेशल सर्विस जैसी चीज हमारे यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती है। उसकी असिस्टेंट एक्सक्यूज बनाने लग जाती है। मिंग बोलती है अगर ऐसा है तो हम लोग आपके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। शाओ बोलती है तुम्हें मालूम भी है मेरे कितने सारे फैंस हैं, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हारा करियर खत्म कर सकती हूँ। जिसके बाद मिंग डायरेक्टर लू को कॉल करती है और बोलती है आप शाओ को बता दीजिए हम उनके साथ कोऑपरेशन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के एथिक्स लो होते हैं ना हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में मिंग एक होटल में आती है। लिहान भी उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर शाओ मिस्टर वेन को बोल रही होती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद मिस्टर वेन मिंग को मनाने की कोशिश करता है प्लीज इसे एक और चांस दे दो। मिंग बोलती है आपके साथ कोऑपरेशन की वजह से ही हमने एक न्यू कमर को चांस दिया था, लेकिन हम लोग ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकते जिसके साथ करेक्टर की प्रॉब्लम हो। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है तुमसे अपना पति तो संभाला नहीं गया, इसका मतलब करेक्टर की प्रॉब्लम तो तुम्हारे अंदर भी है। मिस्टर वैन गुस्से में शाओ को चुप करा देता है। वहाँ पर लिहान भी आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर वेन तो और भी ज्यादा डर जाते हैं। मिंग बोलती है मैंने जो कहना था वो कह दिया और वो वहाँ से चली जाती है। लिहान भी उसके पीछे आ जाता है। मिंग बोलती है तुम हमेशा राइट प्लेस पर राइट टाइम पर कैसे पहुँच जाते हो, क्या ये सब कुछ एक कॉन्सिडेंस है? लिहान बोलता है मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं खुद को अंदर आने से रोक नहीं पाया। मिंग बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फिक्र करो और न ही फ्यूचर में मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर काम कर रही होती है। तभी मिंग को कॉल आता है कि शाओ ने यहाँ पर आकर ड्रामा कर रखा है। मिंग जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है शाओ उसे देखकर उसे धमकी देने लग जाती है और मिंग भी ये सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। शाओ अपने आदमियों को बोलती है यहाँ का सारा सामान तोड़ दो, लेकिन तभी मिंग की टीम का एक बंदा बोलता है ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और साथ ही अनब्रेकेबल भी है। ये सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। तभी लिहान भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, आती ही होगी। थोड़ी देर में पुलिस आकर उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग शाओ के सामने बैठी हुई होती है। शाओ बोलती है अगर तुम्हें कंपनसेशन चाहिए भी ना तो भी मैं तुम्हें नहीं देने वाली। अभी मिंग उसे उसकी सारी रिकॉर्डिंग दिखा देती है, जो देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। इसके बाद वो उसे एक पेपर साइन करने के लिए देती है, जिस पर वो कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो उसे लिहान मिल जाता है। वो उसे बोलती है तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है हम वो पे कर देंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग बैठकर अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर येन आ जाती। वो येन से पूछती है तुम वापस कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? येन उसे बोलता है अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो बोलती है मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। इसके बाद वो उसके ऑफिस से बाहर आ जाता है और वो लिहान को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में लिहान और मिंग की बेस्ट फ्रेंड उसके साथ बैठे हुए होते हैं। वो दोनों येन से पूछ रहे होते हैं तुमने हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया है?
लियान बोलता है मैं मिंग को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर लियान को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसे धोने लग जाता है। लियान उसे सारी बात बताने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लियान को बता रहा होता है मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है जिस लड़की को वो पसंद करता है यानी कि मिंग, वो तो उसी के दोस्त यानी कि लिहान को डेट कर रही है। एक दिन वो मिंग की बातें सुन लेता है। उसकी स्टेप मॉम उसे बोल रही होती है मुझे पैसे भेजो नहीं तो हम तुम्हारी ग्रैंड मदर को मार देंगे। मिंग यान को बोलती है तुम लिहान को इस बारे में मत बताना। यान बोलता है कपल के बीच में कोई भी बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें खुद ही उसे इस बारे में बता देना चाहिए। थोड़े दिनों बाद यान को मिंग की कॉल आती है मैं लिहान को सब कुछ बता दूंगी, इसलिए उसने जानबूझकर उस दिन प्लान कर लिहान से पूछा कि तुम मिंग को बता क्यों नहीं देते कि तुम ली फैमिली के बेटे हो। इसी वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ये सब सुनने के बाद लिहान बोलता है तो इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं आज तक मिंग को टॉर्चर करता रहा, और वो मिंग के पास जाने के लिए उठ जाता है, लेकिन जिंगजिंग तो उसे चाटा मार देती है। ये मत सोचो कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसने भी मेरी फ्रेंड को बुली करने की कोशिश की है, मैं उन सब से लड़ूंगी। इधर मिंग के पास जिंगजिंग की कॉल आती है। मिंग उससे पूछती है तुम रो क्यों रही हो। तभी लिहान जिंगजिंग से फोन ले लेता है और उसे बोलता है प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो बोलती है मेरे पास और भी काम है, मेरा शो कैंसिल हो गया है, मैं ये सोच रही हूँ मैं सभी को जाकर ये बात कैसे बताऊंगी, और तुम्हारा तो ड्रामा खत्म होता ही नहीं है, मैं तुम्हारे बिना रह रही हूँ ना तो तुम भी मेरे बिना रह ही लोगे। वो कॉल कट करने के बाद रोने लग जाती है। तभी योयो आकर पूछता है मोम आप कहाँ पर चली गई थी। मिंग बताती है मैं कंपनी गई थी काम करने के लिए। योयो बोलता है मॉम अगर आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने यून अंकल से सामान लिया था तो मैं उन्हें उनकी सारी चीजें वापस कर दूंगा। बोलती है ऐसा नहीं है, ज्यादा मत सोचा करो। थोड़ी देर बाद नैनी आकर मिंग को बताती है लिहान बाहर खड़ा हुआ है और बाहर बर्फ पड़ रही है, जिसके बाद वो कर्टन हटाकर देखती है लेकिन फिर बंद कर देती है। सीन में वो अपने क्लाइंट्स के साथ बैठी हुई होती है जो उसके साथ कॉपरेशन खत्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में लिहान उसके पास आ जाता है और उससे कुछ चांस मांगने लग जाता है। वो बोलती है तुम फिर से पास के पीछे नहीं भाग सकते, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। वो भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग एक क्लास में बैठी हुई होती है। उसके पीछे बैठी हुई लड़कियाँ गॉसिप कर रही होती है। इस बार टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन कोर्स के लिए एक चाइनीज लेक्चरर को बुलाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम डायरेक्टर। बड़ी ही देर बाद रूम में यून आ जाता है जिसको देखकर मिंग तो शॉक हो जाती है और वो तो मिंग को देखकर स्माइल करने लग जाता है। तो यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।